हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, बिहार बोर्ड रिलेटेड जो सीरीज़ चल रही है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो बोर्ड की एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें टोटली 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। इतने इम्पॉर्टेंट है कि वो उन 5 में से 1, 2, 3 पक्का कंफर्म बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आने वाले हैं, इतना मान के चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला हमसे क्या कहता है, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान को बताइए। तो इटली की जो एकीकरण थी उसमें जोसेफ मेजनी के क्या योगदान थे। तो इटली के एकीकरण में मेजनी को इटली के एकीकरण को पैगंबर कहा जाता है। वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र तथा समर्थक, एक कर्मठ कार्यकर्ता था। उसका जन्म 1805 में सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। 1815 में जब जिनोवा को पिडमोंट के अधीन कर दिया गया, तब इसका विरोध करने वालों में मेजनी भी था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में मार्सेई में यंग इटली तथा 1834 में बर्सन में यंग यूरोप की स्थापना की। इसका उद्देश्य युवाओं को बनाया गया। मेजनी जन संप्रभुता के सिद्धांत में विश्वास रखता था। उसने जनार्दन, जनता तथा इटली का नारा दिया। उसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण कराना था। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कैसे बनता है, जैसे कि जो ये बनता है ना, यंग यूरोप और यंग इटली के जो बनाने वाले, इस संगठन का निर्माण करने वाले कौन थे, तो उसमें ऑप्शन में मेजनी का नाम दिया रहता, तो आप लोग मेजनी का नाम टिक करेंगे। और ये भी जनार्दन, जनता तथा इटली का नारा किसने दिया, तो मेजनी ने दिया था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इटली के एकीकरण में काउर और गैरीबाल्टी के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो इटली के एकीकरण में काउर और गैरीबाल्टी के योगदान का उल्लेख कीजिए। इटली का एकीकरण मेजनी, काउर और गैरीबाल्टी के सतत प्रयासों से हुआ था। तो इटली के एकीकरण में काउर का योगदान, काउर का मानना था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव था। उसने प्रयास आरंभ कर दिए। विक्टर एम्यूअल के प्रधानमंत्री के रूप में उसने इटली की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली की समस्या को यूरोप का प्रश्न बना दिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखिए, 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर उसने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को भी सार्डिनिया में मिला लिया गया। अब इटली के एकीकरण में गैरीबाल्टी का योगदान देखते हैं। उसका मानना था कि युद्ध के बिना इटली का एकीकरण नहीं होगा, इसलिए उसने आक्रमण नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। उन्हें सार्डिनिया में मिला लिया गया। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काउर ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। तो ये था जो गैरीबाल्टी और मेजनी, जो क्या नाम है, सार्डिनिया के एकीकरण में। आइए तीसरा देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो उत्तर, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बुरसेन-सेल्ट नामक सभा स्थापित की। वाइमर राज्यों का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए प्रसार के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसने राष्ट्रवादी
को बढ़ावा दिया। 1848 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रवादियों ने फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कर प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम को जर्मनी के एकीकरण के लिए अधिकृत किया, लेकिन फ्रेडरिक द्वारा अस्वीकार कर देने से एकीकरण का कार्य रुक गया। फ्रेडरिक के मृत्यु के बाद विलियम प्रथम प्रसा का राजा बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ आइए ऊपर थोड़ा कर लेते हैं इसको कूटनीति बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। इसके लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। अंततोगत्वा जर्मनी 1871 में एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र में स्थान पाया। तो इस तरह 1831 ईस्वी में यूरोप मानचित्र जो था यूरोप के, उसमें एकीकृत होने का स्थान पा लिया था। आइए अब चौथे में चलते हैं। बड़े बड़े थोड़ा हैं, तो आप लोग सोशल साइंस में ऐसा होता है कि आप लोग क्वेश्चन को अपने खुद के पढ़े लिखे जो शब्द हैं उनसे बना के लिख सकते हैं, बस उस सवाल से जुड़े जवाब होने चाहिए। तो चौथा क्या, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रसा का राजा विलियम प्रथम बना। वह राष्ट्रवादी तथा प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, अतः उसने 1862 ईस्वी में ऑटो वॉन बिस्मार्क को अपना चांसलर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था। उसने जर्मन राष्ट्रवादियों के सभी समूहों से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवाद से नहीं, वरन प्रसा के नेतृत्व के रक्त और लौह नीति से होगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी राज्य उत्तरी जर्मन महासंघ से मिल गए। अंततोगत्वा जनवरी 1871 ईस्वी में एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र पर उभरकर सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं। आइए पांचवा देखते हैं। वियना कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया, इसकी क्या उपलब्धियां थीं? तो उत्तर है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप की राजनीतियों में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना एवं पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। इसके द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। जो परिवर्तन था इस प्रकार था, आइए देखिए। पहला, फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। दूसरा, प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। इटलो को अनेकों छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया। तीसरा गायब है, चौथा कैसे आ गया यार? तो ये तीसरा मान लीजिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये तीसरा है कि रूस को पोलैंड का एक भाग दिया गया। चौथा है ब्रिटेन को अनेक क्षेत्र दिए गए। पांचवा, जर्मनी महासंघ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित किया गया। और छठा है नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना की गई। इस प्रकार वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई। फ्रांसीसी क्रांति के विरोधियों को तिलांजलि दी गई। आइए अब छठवां देखते हैं। राष्ट्रवाद के उद्देश्य के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। उत्तर है, कारण यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को साधारण एवं मध्य वर्गों तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजय राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। साथ ही नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिससे राष्ट्रवाद का विचार हुआ। प्रभाव 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली
उसके व्यापार और दूरगामी प्रभाव यूरोप और विश्व पर पड़े जो निम्नलिखित थे। तो क्या क्या थे? पहला, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए। इनके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे इटली और जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र। दूसरा, यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और फ्रांस में भी पड़ा। यूरोपीय और उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुए। तीसरा, राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया। आइए अब सातवां देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली गई, व्यापार और दूरगामी प्रभाव न केवल यूरोप पर वरन पूरे विश्व पर पड़ा जो निम्नलिखित है। और पहला है, राष्ट्रीयता की भावना से ही प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए, जिनके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के उदय का ही परिणाम था। आइए और देखते हैं। तीसरा है, राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी देखने को मिला। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासकों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। तीसरा, भारतीय राष्ट्रवादी भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। मैसूर के टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की एवं स्वयं इसका सदस्य भी बना। चौथा, धर्म सुधार आंदोलन के भारतीय नेताओं ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन का अपना समर्थन दिया। आइए अब आगे और देखते हैं। चौथा है, राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों के प्रभाव को कमजोर कर दिया। पांचवा भी हो चुका। छठवां देखिए, राष्ट्रवाद के विकास का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से राष्ट्रवाद सक्रिय राष्ट्रवाद में बदल गया। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की दुहाई देकर उचित अनुचित सब कार्य करने लगे। और छठवां है, राष्ट्रवाद के उदय ने समाजवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इस समाजवादी प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। आइए अब आठवां देखते हैं। आठवां क्या, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। थोड़ा छोटा करने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ा देता हूँ। आइए आठवां देखते हैं। आठवां, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। मतलब जुलाई जो 1830 की क्रांति का विवरण क्या है? तो उत्तर, जुलाई 1830 में चार्ल्स दशक के स्वेच्छाचारी शासक के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांतिकारियों की पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन प्रथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा साधारणवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। 1824 में उसकी मृत्यु के पश्चात फ्रांस का राज सिंहासन चार्ल्स दशक को मिला। वह एक स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक था। जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पॉलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसने विशेषाधिकारियों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे
उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा संतोष प्रकट किया। चांसलर ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोंटने का प्रयास किया। इस अध्यादेशों के विरुद्ध पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। 19 जुलाई तक जनता और राजशाहियों में संघर्ष होता रहा। इससे ही जुलाई क्रांति कहते हैं। आइए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न करता है 1848 की क्रांति के प्रभावों की समीक्षा करें। तो इसकी समीक्षा क्या क्या है वो आइए देख लेते हैं। तो उत्तर है 1848 क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुईस फिलिपिन था। उसका प्रधानमंत्री गीजो प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार के सुधार का विरोधी था। जनता में व्यापक घोर असंतोष को जब उसने दबाने का प्रयास किया तब क्रोधित जनता ने राजमहल को घेर लिया। फिलिप को किसी से भी सहायता नहीं मिली, जिससे विवश होकर वह राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। राजा के भागने के बाद क्रांतिकारियों ने फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। नई व्यवस्था के अनुरूप 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला। मजदूरों को काम दिलाने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। उन्हें बेकारी भत्ता भी दिया गया। इन कार्यों से श्रमिकों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया। उनका असंतोष बना रहा। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉक था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। नवंबर में द्वितीय गणराज्य का नया संविधान बना। लुई नेपोलियन गणतंत्र का राष्ट्रपति बना। 1848 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, जिसका आधार सैनिक शक्ति था। आइए, और ये बहुत ही बड़ा आंसर है। 1852 में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया और स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया। 1848 क्रांति में न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड यहाँ रहेगा, इंग्लैंड रहेगा, भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादी साथ बढ़ते हुए जन संतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण ये नहीं रहेगा के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया। जो राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के लिए सिद्धांत पर आधारित था। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा नीचे की जो 3-4 लाइनें थी उसमें बहुत ज़्यादा ही मिसप्रिंट था, आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा। और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 10वां, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यूनान का अपना गैरवर्म अतीत रहा है। यूनानी सभ्यता का साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चित्रकला, विज्ञान आदि क्षेत्रों की उपलब्धियां यूनान के लिए प्रेरणा स्रोत थे। परंतु यहाँ परंतु रहेगा, इसके बावजूद भी यूनान रहेगा। तो तुर्की यहाँ तुर्की रहेगा। साम्राज्य के अधीन यहाँ अधीन था। ये बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में भी राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। फतह तुर्की यहाँ तुर्की रहेगा। तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए उन्होंने हितेरिया फिलाल्डक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया। इसका उद्देश्य ये नहीं रहेगा। शासन का यूनान है से निष्कासित कर उनसे स्वतंत्र बनाया था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्य वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान में विस्फोटक तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा
यूनानी रहेगा। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। अतः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि द्वारा तुर्की की नामात्र की अधीनता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिका के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। आइए और देखते हैं परिणाम। यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई। यूनान की स्वतंत्रता और संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। यद्यपि गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। अब आइए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा है। राष्ट्रपति निक्सन की किन्हीं चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव था? पढ़ा। अमेरिकी वियतनाम युद्ध में अमेरिकी अत्याचार की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने हिंद चीन में शांति के लिए 5 योजना की घोषणा की जो निम्नलिखित हैं। यहाँ योजना नहीं रहेगा, योजना रहेगा। यार बहुत ही ज़्यादा मिसप्रिंट हो चुका है, योजना रहेगा। हेलो, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहें। दूसरा, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। तथा पांचवा, युद्ध का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। प्रभाव क्या था? राष्ट्रपति निक्सन के इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी, जिसे भी सोवियत संघ ने भी अपना प्रभाव बढ़ाया आरंभ कर दिया। 27 फरवरी हस्ताक्षर हो गया। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं अप्रैल 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। तो ये हमारा जो लघु उत्तरी प्रश्न था पहले चैप्टर का, यूरोप में राष्ट्रवाद का, उसका जो लघु उत्तरी प्रश्न वो समाप्त हो चुका है यहाँ। अब अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो भारत में राष्ट्रवाद है उसका। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।